दोस्तों, SPN9 न्यूज़ की खास पेशकश आज की बात में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। कल सुप्रीम कोर्ट को हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला सुनाना था कि हिजाब पर जो पाबंदी कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई थी वो सही है या गलत। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला आ गया है, उन्होंने अपना फैसला दे दिया। दोस्तों, ये भी कहा जा सकता है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दोस्तों, ये भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का बताया हुआ फैसला आ गया है। एक जज ने हिजाब के पक्ष में फैसला दिया तो दूसरे जज ने हिजाब के खिलाफ फैसला दिया। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैं दोनों जजों का परिचय कराना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये है पहले जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे ये हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को डिसमिस कर दिया, यानी कि जस्टिस गुप्ता ने हिजाब के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। और जस्टिस धूलिया ने उन्होंने इंसान के बुनियादी अधिकारों का हवाला देते हुए कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गलत था। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, यानी कि दो जज हैं और दोनों की ही अलग अलग राय और अलग अलग फैसले हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न इसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या इसके बाद बड़े प्रश्न हो सकते हैं। दोनों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमारी इस मुद्दे पर राय बिल्कुल ही अलग है। अब ये मुद्दा जाएगा देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाता है तो इसकी कई संभावनाएं बनती हैं। संभावना नंबर 1, जो सबसे प्रबल और मुख्य संभावना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया जाएगा। हो सकता है कि 3 जजों की पीठ या फिर 5 जजों की खंडपीठ का भी गठन किया जा सके। हो सकता है कि 3 जजों की पीठ या फिर 5 जजों की खंडपीठ का गठन किया जाए ताकि फिर से इस मामले की छानबीन और सुनवाई हो सके। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मुद्दे को लेकर अपने विवेक का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ये बड़ा सवाल है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। क्या फैसला देंगे, क्या बारीकियों पर ध्यान देंगे, क्या बातें होंगी, ये सब कुछ सोचने योग्य बात है। इस बात का इंतजार हम सभी को है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जब इस मामले की बहस चल रही थी तो क्या क्या बहस सामने आई थी। अब दोनों वकीलों की बहस की राय को जान लेते हैं कि उन्होंने क्या बातें रखी हैं और क्या क्या बहस वहाँ पर हुई। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की ज़रूरत ही नहीं है। वह सिर्फ एक चॉइस से जुड़ा सवाल है। मेरे लिए जो सबसे ऊपर था वह है लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों को स्कूल जाने से पहले घर का कामकाज निपटाना पड़ता है और हम ऐसा करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। यह आर्टिकल 19 और 25 से जुड़ा हुआ मामला है। इसी के चलते जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे। अब हम प्रकाश डालेंगे इन 11 सवालों पर कि वो 11 सवाल क्या थे और क्या उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों को आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत कपड़े पहनने और चुनने का अधिकार दिया जा सकता है। बिल्कुल, ये सवाल अच्छा किया उन्होंने। दूसरा सवाल ये भी किया कि अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए। क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं। क्या हिजाब पहनना और इससे प्रतिबंधित करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था, अदालत में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक सरकार से कई सारे सवाल किए। उन्होंने सवाल पूछने में कोई कमी नहीं की। उन्होंने कई सारे सवाल किए। उन सवालों में आप समझ सकते हैं कि उनका मामला वो किस दिशा की ओर जा रहा था। उनके सवालों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। पहला सवाल उनका था कि यदि यूनिफॉर्म के रंग की कैप की इजाज़त है तो फिर हिजाब को क्यों नहीं। हिजाब से पब्लिक ऑर्डर और एकता को खतरा कैसे। हाई कोर्ट को अनिवार्य प्रथा में नहीं जाना था। जिन संस्थानों में यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ क्या होगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अधिकार निर्धारित यूनिफॉर्म वाले स्कूल में भी लागू हो सकती है। क्या कोई छात्र उस स्कूल में हिजाब पहनकर जा सकती है जहां निर्धारित ड्रेस है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किन मुद्दों पर चर्चा की। आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि ये मामला ज्वलंत कैसे हो गया था। ये मामला ज्वलंत आखिर हुआ कैसे। क्या बातें उस समय हुई होंगी कर्नाटक में जब ये मामला सामने ज्वलंत हुआ। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में ये मामला ज्वलंत हुआ। छात्राएं जो एक अरसे से हिजाब पहन के जा रही थी
उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको याद होगा वो तस्वीर सामने पेश होके आई थी। आप इस लड़की की तस्वीर को देखिए जो स्कूटर से उतरती है और उसके सामने नारे लगाए जाने लगते हैं। लड़की भी जवाब में अपने धार्मिक नारे लगाने लगती है और अपने क्लास के अंदर घुस जाती है। और उसके बाद आपको याद होगा कि कई संगठन सामने आए जिन्होंने भगवा टोपी, भगवा गमछे और छात्रों को ये तमाम प्रकार के भगवा रंग के वस्त्र मुहैया करवा दिए। ये सब देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ पहले से ही प्रायोजित हो। मतलब ये सब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रैंडमली सब कुछ हुआ हो, लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही प्रायोजित किया गया हो। फिर मामला इस तरह से उग्र होता है कि कर्नाटक के अंदर हालत बिगड़ जाते हैं, टकराव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था, क्योंकि कर्नाटक के अंदर उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत खराब होती जा रही थी। राजनीतिक तौर पर बीजेपी ये समझ रही थी कि जीत का सिर्फ एक रास्ता है, हिंदू और मुसलमानों में तनाव पैदा करो ताकि अगली साल जो चुनाव होने हैं वो पूरी तरह से धार्मिक हो जाएं। ये लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। यही नहीं, हिजाब विवाद का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी पड़ा था। जी हाँ, हिजाब विवाद का जिक्र लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान किया जा रहा था। इस बात की चिंता बीजेपी पार्टी के विपक्ष को भी थी। बहुत ही अजीब और गरीब बात हो गई थी इस पूरे मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान ये मामला पूरी तरह से उठाया गया था और फिर इस मामले के जरिए जहरीली राजनीति भी की गई थी। दोनों पक्षों की तरफ से जहरीली बयान भी दिए गए। खासकर बीजेपी पार्टी समर्थित तबके में ज़्यादातर जहरीले बयान दिए गए थे। हिजाब विवाद के जरिए पूरी राजनीति कर दी गई यूपी चुनावों को लेकर। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समुदाय पर निशाना भी साधा गया था। ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखने को हम लोगों को मिली थी। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से जो भी कट्टरपंथी तबका था वो अपनी तरफ से कई अनाप शनाप बयान दे रहे थे, जिससे माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ा। दोस्तों, ऐसे मामलों में जब भी अदालत का फैसला आता है हमें उससे मानना होता है। क्यों? क्योंकि अदालत सर्वोपरि है। अदालत के फैसले से ही सब कुछ हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भाई जो अदालत ने बोल दिया वो सत्य है। मैं जानता हूँ ये सवाल उठाए जाते हैं कि इस देश में संस्थानों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, लेकिन इंसाफ के लिए अदालत ही जाना होगा। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, ये तो एक सिर्फ सवाल बना हुआ है। क्या एक बड़ी बेंच होगी? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन आखिरकार अदालत जो फैसला सुनाएगी हमें उसी का अनुसरण करना पड़ेगा। राजनीति हैरान करने वाले हालत पैदा कर डालती है और आज राजनीति में हैरानी बेतहाशा है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ जाता है, लेकिन जरा सोचिए, इसमें हम आप ही मर मिट जाते हैं। लेकिन हम सभी को धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद से ऊपर उठकर सोचना होगा ताकि हमारा, आपका और देश का भला हो सके। सरकार को भी समझना होगा कि देश सर्वोपरि है। आशा है अदालत सही मुद्दे पर फैसला करेगी ताकि भारत का कोई भी वर्ग असंतुष्ट ना हो सके। हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए SPN 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।